एक आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मैं बता रहा हूँ, एक बलात्कारी ब्रजभूषण शरण सिंह मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट का, एक आतंकवादी जेएनयू का बता, चल एक आतंकवादी एएमयू का बता। आपको लगता है कि अगर आतंकवादी जे नहीं चलेगा? अच्छा, आपको लगता है कि उसमें आतंकवादी नहीं है तो नौजवानों को आतंकवादी कन्हैया के सामने कौन सा तुम्हारा भाजपा का नेता जिन्हें अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठिता करने का मौका मिल रहा है? ये संतों का हक है भाई, संत सेवा करते हैं। मोदी जी क्या सेवा करते हैं? मोदी जी तो गंगा मैया पे टैक्स लगा बैठे। वो तो उन्होंने देखा कि गंगा मैया पे टैक्स लगाऊंगा तो मैं नंगा हो जाऊंगा। मंत्री जेएनयू के पड़े हुए हैं आपकी भारत सरकार में, क्या बात कर रहे, जाने कितने आईपीएस आईएएस दिए, कौन सा एक आतंकवादी जेएनयू का है? बता पत्रकार, बता। लेकिन हमेशा नहीं हमेशा क्या जेएनयू पे आरोप लगा है कि वहाँ से टुकड़े टुकड़े नारे वाले निकलते हैं। एक टुकड़े टुकड़े गैंग वाला बताओ, एक आतंकवादी जेएनयू से बताओ कि मकान तोड़ रहे हैं। समझ में आई? 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखा के आज बेरोजगारों पे लाठी बरसा रहे हैं। समझ में आई? टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। जो नौजवान आज पढ़ना चाहता है, शिक्षित होना चाहता है, हिंदू मुसलमान करके आज देश की यूनिवर्सिटियों पर हमला कर रहे हैं। योगी साहब, ये कोई संत थोड़ी है जो आप कह रहे हैं। राजनीति करने वाले लोग और देश में संगठन चलाने वाले लोग, इनका क्या काम है राम मंदिर में जहां राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी? देखिए पत्रकार महोदय, क्यों जाना चाहिए? वो राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। मठाधीश भी है। अरे क्या मठाधीश है, वो तो राजनीति का में उपयोग करते हैं धर्म का। अरे योगा में अभी देख रहे थे, योगा नहीं कर पा रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे यार। ये कोई सन्यासी थोड़ी है। इनका नाम अजय बिष्ट था, नाम बदल लिया। जब से सीएम बने उत्तर प्रदेश में नाम ही तो बदल रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठिता संतों को करनी चाहिए। देश में संतों की कमी नहीं है। अयोध्या नगरी पूरी भर जाएगी और आसपास के कम से कम 50 किलोमीटर में एक पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इस देश में इतना संत है। नमस्कार, मेरे साथ मौजूद हैं नितिन सेंगर जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और किसी भी बात पर अपनी बात बहुत बड़े बेबाकी से रखते हैं। किसी भी मुद्दे पर हम चल के इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी जो सचिव हैं, उन्होंने बोला है कि राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें ना तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री, ना तो किसी राज्य के राज्यपाल, ना कोई एम्बेसडर आएगा, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया है। क्या बोलना चाहेंगे कि इसमें प्रधानमंत्री को बुला करके ऐसा एक फेस वैल्यू बनाना चाहती है या न्यूट्रल है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी अकेले वहाँ जाएंगे, दर्शाएंगे कि हाँ भैया ये हिंदू हृदय सम्राट मोदी ने मंदिर बना दिया है। इस तरह से एक प्रचंड राम मंदिर के सहारे से करना चाहते हैं, क्योंकि देश तो छोड़ो, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का भारी तौर पर विरोध है, निंदा है उनकी। समझ में आया? यहाँ तक कि पार्टी में भी 2 फूट हैं। वो इजराइल को ट्वीट करते हैं तो पार्टी कहती है कि वो स्वतंत्र फिलिस्तीन को समर्थन करते हैं। इस तरीके से आज उनका पार्टी पप्पू काट रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राम मंदिर में ना तो किसी राजनीतिक नेता को जाना चाहिए, ना वहाँ पे किसी संगठन का होना जरूरी है। वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठिता संतों को करनी चाहिए। देश में संतों की कमी नहीं है। अयोध्या नगरी पूरी भर जाएगी और आसपास के कम से कम 50 किलोमीटर में एक पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इस देश में इतना संत है। ये ब्राह्मणों का काम है, तपस्वियों का काम है कि राम लला को विराजमान करने का अवसर उन्हें प्रदान हो रहा है। कहीं ना कहीं देश के संतों से, सन्यासियों से उनका अधिकार भारत के प्रधानमंत्री तानाशाह नरेंद्र मोदी जी छीनने का काम कर रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति का ही ये कार्य था कि वे संसद का उद्घाटन करें, ये उनका अधिकार था। लेकिन तानाशाह मोदी साहब इतिहास बनाना चाहते हैं कि हमने संसद बनाई, हमने उद्घाटन किया। समझ में आया? तो वे कुछ जीवन में कर नहीं पाए, इस तरह से वे इतिहास बनाना चाहते हैं। इसे कहते हैं इतिहास को चोरी करना। जिस तरह से उनके जनरल सेक्रेटरी ने बोला कि हमारे पास सुरक्षा की बात है, और हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लो, एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के पहले वो गोरखपुर मठ के मठाधीश रहे हैं, तो इस अनुसार तो उनको जाना चाहिए। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी। देखिए पत्रकार महोदय, क्यों जाना चाहिए? वो राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। मठाधीश भी हैं। अरे क्या मठाधीश है, वो तो राजनीति का में उपयोग करते हैं धर्म का। अरे योगा में अभी देख रहे थे, योगा नहीं कर पा रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे यार। ये कोई सन्यासी थोड़ी है। इनका नाम अजय बिष्ट था, नाम बदल लिया। जब से सीएम बने उत्तर प्रदेश में नाम ही तो बदल रहे हैं भाई। किसी ने अगर फैजाबाद बनाया है ना, तब नाम रखा फैजाबाद।
किसी ने अकबर रोड बनाया है ना, तब नाम रखा हुआ है उसका अकबर रोड। आपने कुछ बनाया, आप तो नाम बदलने को आप वो विकास समझते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब योगी साहब, ये कोई संत थोड़ी हैं जो आप कह रहे हैं। राजनीति करने वाले लोग और देश में संगठन चलाने वाले लोग, इनका क्या काम है राम मंदिर में जहां राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जब राजीव गांधी जी ने तालाब खुलवाया था, नींव खुदवाई थी, तब भी वहां पे भूमि पूजन हुआ था। क्या राजीव गांधी गए थे? क्या कोई राजनीति करने वाला गया था? केवल संतों ने ये कार्य किया था। आज ऐसा क्या काम है? अपनी नाकामी, अपने चरित्र को छुपाते हैं धर्म के पीछे खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। जैसा कि प्रभु श्री राम एक क्षत्रिय थे और योगी आदित्यनाथ भी एक क्षत्रिय थे, क्या क्षत्रियों का कार्यक्रम में क्षत्रिय ही नहीं जाएंगे? देखिए, उसके बावजूद आप बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने हमको गुलाम बना लिया, फिर आप बोलते हैं एक तरफ कि ब्राह्मण को ही जाना चाहिए। मठों में संतों की हत्या करके आरएसएस के लोग विराजमान हैं। कोई ये देश में ऐसा मठ है जहां आरएसएस ना हो? आरएसएस एक संगठन है, ये मंदिरों में मठों में इसका क्या काम है? आज सभी हमारे मंदिरों की संपत्ति सुरक्षित हैं, कोई गारंटी दे सकता है? केदारनाथ मंदिर से 238 किलो सोना चोरी हो गया, आरएसएस चुप क्यों है? डबल इंजन की सरकार चुप क्यों है? आप कहना चाहते हैं आरएसएस ने चोरी किया? हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी चुप क्यों हैं? हम हिंदुओं का सोना चोरी हुआ, अब तो औरंगजेब नहीं है ना, मुसलमान कोई शासक नहीं है ना। हमारे केदारनाथ मंदिर से 238 किलो सोना चोरी कैसे हो गया? और धीरेन्द्र शास्त्री का बाबा क्यों नहीं बोल रहा, पर्ची क्यों नहीं निकाल पा रहा? धीरेन्द्र शास्त्री चोरों के खिलाफ मुर्दे में जान डाल देता है। आप बेवकूफ़ बनाते हो, मीडिया वाले देश को दिखाते हो धीरेन्द्र शास्त्री ने मुर्दा जिंदा कर दिया। 238 किलो सोना चोरी करने वाला चोर नहीं बता पा रहा। ये चोर लोग हैं, ये झूठे और मक्कार लोग हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी का एक आसाराम बापू था, बाद में बलात्कारी बाबा निकला। नहीं सर, ऐसा ही राम रहीम था, ठीक है, ऐसा ही धीरेन्द्र शास्त्री भी है। आपने राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया, उसमें कितने ठाकुर हैं? कितने ठाकुर हैं उसमें? कितने उस परिवार के लोग हैं जिन लोगों को गोधरा में जला दिया गया, गोधरा कांड में? कितने उन परिवार के लोग हैं जिन परिवारों की मस्जिद गिराने में जान गई? जिन लोगों ने अपना जीवन गंवाया, उनको उनका मंदिर के ट्रस्ट में क्यों नाम नहीं है? केवल आरएसएस के लोग हैं ट्रस्ट में। मैं पूछने ही वाला था, आपने बोल दिया कि उस ट्रस्ट में एक भी ठाकुर नहीं है, लेकिन आपने ही बोला कि ब्राह्मणों को जाना चाहिए, जो है कि पंडित पुजारियों को जाना चाहिए। नहीं, सन्यासियों को, संतों को, जो तपस्वी हैं, शंकराचार्य को जाना चाहिए, ठीक है। सारे उन लोगों को, अघोरी बाबाओं को जाना चाहिए। जैसे कुंभ नहाने जाते हैं तब देखते हो कितने संत होते हैं। ये संतों के का आज मतलब एक सुनहरा जीवन का अवसर है, जिन्हें अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा करने का मौका मिल रहा है। ये संतों का हक है भाई। संत सेवा करते हैं, मोदी जी क्या सेवा करते हैं? मोदी जी तो गंगा मैया पे टैक्स लगा बैठे। वो तो उन्होंने देखा कि गंगा मैया पे टैक्स लगाऊंगा तो मैं नंगा हो जाऊंगा, तुरंत वापस लिया। पप्पू किसे कहते हैं? ट्वीट किया, बीजेपी ने पप्पू बना दिया उन्हें, तुरंत विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर दिया। आप देखिए न, भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ों में बट चुकी है। आरएसएस और मोदी, दो ये फाड़ हो चुके हैं। समझ में आई आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने बड़े पैमाने पे फूट है, आज आप लोग नहीं दिखाना चाहते। आप प्रचार कर रहे हैं महागठबंधन इंडिया में फूट है। महागठबंधन इंडिया में कोई फूट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दिन देखो, सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इसे कहते हैं डिमोशन। समझ में आता है ना डिमोशन किसे कहते हैं? क्या लगता है कि जिस तरह से दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ को न जाने दे करके बीजेपी के अंदर ही फूट पड़ रही है, क्या कांग्रेस इसका कोई फायदा उठा पाएगी? देखिए, कांग्रेस क्या फायदा उठाएगी? जनता आज पीड़ित है मोदी जी से। आज जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छे दिन का वादा करके आज जनता को भुखमरी में ला दिया है। चप्पल पहनने वाले गरीब को हवाई जहाज का सपना दिखा के उनके मकान तोड़ रहे हैं। समझ में आई? 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखा के आज बेरोजगारों पे लाठी बरसा रहे हैं। समझ में आई? टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं।
जो नौजवान आज पढ़ना चाहता है, शिक्षित होना चाहता है, हिंदू मुसलमान करके आज देश की यूनिवर्सिटियों पर हमला कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार CAG की रिपोर्ट के माध्यम से जनता के सामने आया। किस यूनिवर्सिटी पे हमला हो गया है? क्यों? जौहरी यूनिवर्सिटी आजम खां वाली, JNU के आप हालात देख लीजिए, आप AMU के हालात देख लीजिए। ये न्यूज़ से टुकड़े टुकड़े निकलते हैं। अरे वो तो आप भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। JNU की तो लक्ष्मी सीतारमण पड़ी हुई हैं, जो आपका वित्त मंत्रालय संभाल रही हैं। कम से कम 4 से जाने 5 मंत्री JNU के पड़े हुए हैं आपकी भारत सरकार में। क्या बात कर रहे, जाने कितने IPS IAS दिए? कौन सा एक आतंकवादी JNU का है? बता पत्रकार, बता। लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा क्या JNU पे आरोप लगा है कि वहाँ से टुकड़े टुकड़े नारे वाले निकलते हैं। एक टुकड़े टुकड़े गैंग वाला बताओ, एक आतंकवादी JNU से बताओ। भाजपा के RSS के कितने लोग अभी पकड़े गए हैं? मैं आप भाजपा की एक आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मैं बता रहा हूँ, एक बलात्कारी ब्रजभूषण शरण सिंह मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट का, एक आतंकवादी JNU का बता, चल एक आतंकवादी AMU का बता। आपको लगता है कि अगर आतंकवादी जे नहीं चलेगा? अच्छा, आपको लगता है कि उसमें आतंकवादी नहीं है तो नौजवानों को आतंकवादी कन्हैया के सामने कौन सा तुम्हारा भाजपा का नेता उसकी हालत क्यों खराब कर दी गई? आपसे पूछना चाहता हूँ, कन्हैया कुमार के सामने कौन सा भारतीय जनता पार्टी का शिक्षित नेता बात करेगा मंच पे? बताओ कौन करेगा? है दम कन्हैया कुमार बस गाली गलौज करते हैं, इसलिए उनसे कोई बहस नहीं करता। गाली गलौज भाजपा के नेता करते हैं कि कन्हैया कुमार करते हैं? अनुराग ठाकुर गाली गलौज करते हैं, ब्रजभूषण सिंह पत्रकारों से बदतमीजी करते हैं। कन्हैया कुमार ने कब करी? आपके गंदे सवालों का जवाब देने के लिए गंदा बनना पड़ता है। आप एक आम नागरिक को कभी देशद्रोही कह देते हो, हैं? अपनी आवाज उठाने वाले किसानों को आप आतंकवादी खालिस्तानी कहते हो। अब बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी। आज देश के मीडिया ने ना देश को लुटवाया है। आज देश के मीडिया ने ना आज देश की परिस्थितियों का जो नैतिक जिम्मेदार है आप लोग हैं। इस बात को समझ लेना। टॉपिक से भटक गया। अच्छा ये बताइए, भटक गए टॉपिक से। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से जनरल सेक्रेटरी, हम अपने मुद्दे पे आते हैं, अयोध्या के जनरल सेक्रेटरी हैं जो राम मंदिर ट्रस्ट के, उन्होंने ठाकुरों का ना आने दे करके क्या देखते हैं कि ठाकुर अभी भी गुलाम है? कब्जा है, RSS का कब्जा है। समझ में आया? सारे देश का चंदा RSS कितने बार राम मंदिर पे चंदा करके खा चुकी है? RSS में अगर आप नहीं हो तो आप ना पंडित हो ना आप ठाकुर हो। ये है RSS की परिभाषा। और हम उन्हीं ब्राह्मणों का विरोध करते हैं जो खुद को ब्राह्मण समझते हैं और दूसरे को गालियां देते हैं। राहुल गांधी जी ब्राह्मण नहीं है, राहुल गांधी जी पंडित नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनकी बेटी भाग जाती है मुसलमान के साथ तो अभी पंडित हैं जी। मतलब RSS क्यों? RSS की कोई जाति से मतलब नहीं है, उसकी अलग विचारधारा। RSS एक देशद्रोही संगठन है, जिस संगठन ने महात्मा गांधी की हत्या की। जेल जाएंगे जिस तरह से बात कर रहे हैं ऑन कैमरा। भाई पटेल ने इसको प्रतिबंधित भी किया था। आपको मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, वल्लभ भाई पटेल ने क्या RSS के बारे में लिखा है बता दे। आज भारत सरकार सबके सामने रख दे। इसे वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिबंधित क्यों किया था? क्यों किया था प्रतिबंधित? कभी शिवसेना क्यों नहीं प्रतिबंधित हुई? मतलब गांधी के हत्यारे को तुम मतलब महान बनाते हो, हत्यारे कभी महान होते हैं? सरदार पटेल को तो बीजेपी वाले भी तो मानते हैं। वो तो स्वार्थ में माना। स्टेडियम का नाम रखा था वल्लभ भाई पटेल, अब मोदी रख दिया ना, यूज करते हैं। अडवाणी कभी गुरु थे, आज अब चेले भी नहीं रहे। समझ में आई? भारतीय जनता पार्टी कभी माँ थी, आज भारतीय जनता पार्टी नमूना बन गई है, अपने हिसाब से चलाते हैं। तो ये अहंकारी हो चुके हैं। अहंकार बुद्धि का नाश कर देता है। नरेंद्र मोदी जी की बुद्धि नाश हो चुकी है। आने वाला 2024 का चुनाव उन्हें वास्तविकता दिखा देगा। बस तीसरी बार आ रहे हैं। कौन कह रहा है? मोदी जी खुद बोले हैं लाल किले से। मोदी जी के बोलने से कुछ होता है? ये लोकतांत्रिक देश है, हम चुनते हैं जब कोई आता है। नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश से चुनाव जीत लें अब की बार 24 में। लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह से फूट पड़ी है, क्या उससे कांग्रेस फायदा उठाएगी कि नहीं उठाएगी जल्दी में? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस तरह की गंदी राजनीति को नहीं करती है। आज इनकी पार्टी में फूट पड़ी है अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने लालच के कारण। समझ में आई? जिसका लाभ कहीं ना कहीं तो होगा और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को ही होगा। जनता आज इन्हें समझ चुकी है। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अगला टॉपिक सजेस्ट करिएगा। धन्यवाद।